नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अजय ओझा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अजय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो आज की शानदार क्लास को शुभारंभ करते हैं। और प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चनों के साथ छोड़ा था और मैंने बोला था कि आप इनको सॉल्व करोगे, इनका आंसर देने की कोशिश करोगे। नहीं आते हैं तो अपन इसके बाद वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उन्हीं क्वेश्चनों को मैं डिस्कस करने वाला हूं सबसे पहले आपसे। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि आपको पी संवेग दे रखा है और इस कण की तरंग दैर्ध्य आपसे पूछ रहा है किससे संबंधित होगी। यानी इसने तो एग्जैक्ट हमसे पूछ लिया, क्या दे ब्रोगली वाला हमने इक्वेशन इसने पूछ लिया। और दे ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। और आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी किसके बराबर होती है, संवेग के बराबर। और संवेग को हम किससे दिखा सकते हैं, पी से दिखा सकते हैं। यानी जो तरंग दैर्ध्य है वो किसके साथ संबंधित है, एच अपॉन पी के साथ। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 40 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रहे 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करवा रखे थे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो पिंड की क्या पूछ रखी है इसने, तरंग दैर्ध्य पूछ रखी है कि पिंड की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा। तो तरंग दैर्ध्य बराबर क्या होता है, लैम्बडा एच अपॉन एम वी। अब आपको h तो पता ही है, h क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। कितना होता है भाई, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड बटे मास, यानी कुछ वजन दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है 0.1 किलोग्राम। तो यहां रख देता हूं 0.1 किलोग्राम। और क्या देखना है आपको, और देखना है आपको वेलोसिटी। वेलोसिटी दे रखी है 40 मीटर पर सेकंड, तो मैं रख देता हूं 40 मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब आप सबको पता है यहाँ जूल को हम चेंज करते हैं, तो जूल बराबर क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा तो माइनस का 1 सेकंड बचेगा। जूल को चेंज कर देता हूं मैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 1 सेकंड से 1 सेकंड कट गया तो 1 सेकंड बचा। ठीक है, तो यहां से क्या क्या चीजें कट सकती हैं बताओ भाई, किलोग्राम गया, मीटर से 1 मीटर गया, 1 मीटर बच जाएगा, सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स गया। ठीक है, और 0.1 का अगर 40 से गुणा करूंगा तो 4 रह जाएगा। अगर 0.1 का मैं 40 से गुणा करूं तो क्या रह जाएगा, केवल 4 रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। 4 का इसमें भाग दे लो भाई, 0.1 का आपने 40 से गुणा किया, 4 रह गया। 4 का मैं इसमें भाग लगा देता हूं तो 4 एकम 4, कितने बचे, 2 बच गए। तो और 4 5 20 और 4 6 24, फिर बचे 2 तो 4 5 20, यानी कुछ आपका 1.65 इंटू 10⁻34 आंसर मिलेगा। ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। अरे 0.65 हो या 0.66 हो, ऑलमोस्ट करेक्ट है हमारा। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, 1.66 गुणा 10⁻34 मीटर। अब आप इसको एक बार इसको लिखो, फिर मैं इनको मिटा के तीसरे क्वेश्चन को करवाता हूं। ठीक है, लिखो आप इसको एक बार, कर लोगे है ना, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, कहीं कोई कठिन क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अगर चीजें आपको सारी आती हैं तो क्वेश्चन इजी मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आपको यूनिट कन्वर्जन में परेशान करेगा तो मैंने बता दिया, अर्ग हो तो क्या कर देना, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। जूल हो तो इस तरीके से चेंज कर लेना। ठीक है, बस यूनिट कन्वर्जन में और क्या कर सकता है आपको, कहीं मान के चलो किलोग्राम की जगह यहाँ वजन किस में दे देगा, ग्राम में, तो ग्राम में दे देगा तो आपको किलोग्राम में चेंज करना आता है। बोलो भाई क्या करते, 1 किलोग्राम बराबर क्या करते, 10⁻³ ग्राम, क्योंकि हमें पता है 1 किलोग्राम में कितने, 1000 ग्राम होते हैं। और अगर 1 ग्राम को चेंज करना पड़े तो 10⁻³ क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट पहले कन्वर्ट करके एक समान यूनिट करके फिर आप अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करना। चलिए अब मैं तीसरे का आंसर देता हूं भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तीसरे को देखो। तीसरे में भी यही फॉर्मूला लगने वाला है दे ब्रोगली इक्वेशन का। 10⁻³ मीटर सेकंड इनवर्स वेग से गति कर रहे इलेक्ट्रॉन की, यहां पर क्या दे रखा है भैया, इलेक्ट्रॉन दे रखा है। ठीक है ना, कोई पिंड वगैरह नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, आगे देखो, इलेक्ट्रॉन की तरंग लंबाई की गणना कीजिए। तो चाहे तरंग दैर्ध्य हो या तरंग लंबाई, बात एक ही है। तो यहां पर मुझे बताओ h बराबर तो क्या रखते हैं, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड बटे में, नीचे अब आपको पता है मास, मास किसका रखना है, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि उन्होंने साफ साफ इलेक्ट्रॉन बोल रखा है। और इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है ये याद होना चाहिए, 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। तो मैं यहाँ रख देता हूँ 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम गुणा वेलोसिटी कुछ दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है
10⁻³ मीटर सेकेंड इनवर्स। बोलो भाई, जूल को कन्वर्ट कर लें तो जूल बराबर वही किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा तो सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ क्या कट गया, किलोग्राम गया, मीटर से 1 मीटर गया, सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स गया। ठीक है, और देखो यहाँ पर क्या है 31 और यहाँ क्या है 3 प्लस का, तो 31 में से 3 गए तो माइनस के 28 बच जाएंगे। अरे भैया माइनस का 31 है, प्लस का 3 है, तो माइनस के 28 बच जाएंगे। तो नीचे मैं लिख देता हूँ इसको एक स्टेप बढ़ा के, देखो 6.62 इंटू 10⁻−34, नीचे भाग लगा किसका, 9.1 का। अब मुझे बताओ ये नीचे से जो आपके -28 बचे, बोलो भाई बचे क्या नहीं। अब -28 ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। अरे नीचे थे तो किसके थे, माइनस के 28। यहाँ 31 में से 3 गया नीचे, माइनस के 28, -28 ऊपर गएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -34 और यहाँ प्लस के कितने 28। अब 9.1 में जब मैं इसका भाग देता हूँ तो 0.725 करके कुछ आता है। ठीक है, और 34 में से ये 28 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 6 बचेंगे कि नहीं। अब आपको पता है यहाँ के 0.725 है, क्या है भाई यहाँ पे 0.725 है। अब इस 725 में से अगर मैं डेसिमल को एक स्थान इधर खिसकाऊं तो वैल्यू एक किस में बढ़ जाएगी, नेगेटिव में बढ़ जाएगी। तो -6 से क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। यानी करेक्ट ऑप्शन की बात करूं तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया आपका, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, इसको भी लिख लो, इसको भी फिर आगे की बात करते हैं अपन। लिखो इसको, ठीक है, कर लोगे अब इस तरीके के क्वेश्चन, कहीं कोई परेशानी आएगी नहीं। चलिए बात करते हैं आगे की। कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। कल हम बात कर रहे थे आपके साइन और साइन स्क्वायर की, है ना। वहीं से शुरुआत करता हूं कि साइन का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर का मतलब क्या है, देखना। देखो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओगे साइन व साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन व साइन स्क्वायर। पहले बात साइन की करते हैं। ठीक है, ये भोलेनाथ का जो त्रिशूल है इसको हम क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। ठीक है, चलिए साइन किसके बारे में जानकारी देता है भैया, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी। और अगर मैं और एक चीज बताऊं तो ये ऊर्जा स्तर को बताता है। ठीक है, एनर्जी लेवल को बताता है। किसको बताता है, एनर्जी लेवल को बताता है। अब बात करता हूं मैं दूसरे साइन स्क्वायर के बारे में। ठीक है ना, साइन स्क्वायर, तो इसमें साइन स्क्वायर किसको बताता है, किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को क्या बोलते हैं हम, किससे दिखाते हैं, साइन स्क्वायर से, जिसको हम प्रायिकता भी कहते हैं। और इस साइन को हम क्या कहते हैं, तरंग फलन, या इसको आयाम फलन भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या बताता है, प्रायिकता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को कौन बताता है, साइन स्क्वायर बताता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना थोड़ा सा। एक चीज और, बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है कक्ष और कक्षक को लेकर। ठीक है, देखो कक्ष तो वो है जो बोर्ड ने बताया था कि n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, ये तो क्या होते हैं, कक्ष। जैसे ये आपका नाभिक है और ये आपके क्या है भाई, कक्ष है। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, ये आपके हैं कक्ष। कक्षक क्या है, डेफिनेशन देता हूं। देखो, परमाणु का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो कक्षक, इंग्लिश में ऑर्बिटल कहलाता है। कक्षक ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। यानी ये अगर मैं बोलूं तो ये तो होता है 3D, ये तो क्या होता है 3D, जिसको आपको क्वांटम यांत्रिकी बताता है। ठीक है, कक्षक के बारे में कौन जानकारी देता है, क्वांटम यांत्रिकी। और अगर मैं कक्ष के बारे में बोलूं तो कक्ष कैसा पथ है, 2D। अरे भैया वृत्त में क्या होता है 2D, गोले में 3D होता है वृत्त, यानी एक जो ये मैं बोल रहा हूं चक्कर,
तो ये क्या है आपका, आप सभी को पता है 2D है, दो अक्ष होंगी इसमें, एक तो x हो सकती है, एक y हो सकती है। जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये x हो सकती है, एक y हो सकती है, दो ही अक्ष हो सकती हैं, z तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, वृत्त के अंदर दो विमीय चीजें होती हैं। तो मैं आपको 2-3 अंतर भी लिखा देता हूं, इनको फटाफट से, कक्ष और कक्षक के क्या अंतर हैं, हालांकि कोई पूछ नहीं रहा आपसे, केवल आपके समझने के लिए। ठीक है, तो पहले इसको लिख लो, फिर हम लिखते हैं कक्ष और कक्षक में अंतर। ठीक है, लाइट चली गई, कोई टेंशन नहीं, आ भी जाएगी, गई है तो जो गया है वो वापस भी आएगा। चलिए बात करते हैं आगे की। कक्ष, इसको बोलेंगे ऑर्बिट, और फिर कक्षक, इसको बोलेंगे ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए एक दो अंतर लिखता हूं समझने के लिए। ये तो क्या है, 2D अवधारणा है, द्विविमीय अवधारणा है। ठीक है, और इसको मैं बोलूं तो 3D अवधारणा, यानी ये त्रिविमीय है। ठीक है ना, त्रिविमीय है, और कक्ष कैसा है आपका, द्विविमीय है। दूसरी बात करूं तो कक्ष के बारे में जानकारी किसने दी, बोर ने, और इसके बारे में जानकारी किसने दी, तरंग क्वांटम अभियांत्रिकी। ठीक है, और बात बोलूं आपको तो कक्ष में तो क्या करता है भैया, कक्ष में तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन अगर आपको पूछे जाएं तो इसको हम दिखाते हैं 2n² से। ठीक है, पहले तो इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, आगे क्वांटम संख्या पढ़ाने वाला हूं, थोड़ा सा देखना है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, और n बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या को। अभी आएंगे आगे, घबराना मत, n बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या को। तो कक्ष को हम मुख्य क्वांटम संख्या से प्रदर्शित करते हैं, और जबकि मैं कक्षक की बात करूं तो इन्हें 3 क्वांटम संख्या से, 3 क्वांटम संख्या से, कौन कौन सी, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं। ठीक है, यह फॉर्मूला है। और अगर मैं कक्षक की बात करूं तो कक्षक में, एक कक्षक में, एक आगे वर्ड लगा लेना, एक कक्षक में आपसे कोई पूछे कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये डिब्बा, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर और 1 इलेक्ट्रॉन नीचे। ठीक है, इतनी बातें लिखो, फिर आगे की बात करते हैं अपन। चलिए, लाइट भी आ चुकी है अपनी, है ना, लिख लोगे, कर लोगे। ठीक है, केवल समझने के लिए, कक्ष भैया आपका 2D है, द्विविमीय बातें हैं, इसमें हम 3D की बात करेंगे, तीनों अक्ष आ जाएंगी। ये बोर्ड ने दिया, ये किसने दिया, तरंग क्वांटम यांत्रिकी ने दिया। इसे हम मुख्य क्वांटम संख्या से दिखाते हैं, इसे मुख्य से, द्विगंशी से और चुंबकीय क्वांटम संख्या से दिखाते हैं। अभी चुंबकीय क्वांटम संख्या होती क्या है, इनके बारे में डिटेल से बातें करते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें 2n², सारी बातें अपन डिटेल से करने वाले हैं। ठीक है ना, घबराना मत, क्योंकि मैं अभी हूं। ठीक है, जब तक हूं तब तक घबराने की कोई बात नहीं। कोई दिक्कत आए, समस्या आए, कमेंट बॉक्स आपका है, बिल्कुल अपना समझ के आराम से आप मुझे बता सकते हैं, जो भी समस्या हो। किसी बच्चे का कोई डाउट आता है तो वो भी पूछ सकता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आराम से टाइप करें उसको, या आपको पता है फेसबुक पेज है हमारा। ठीक है, फेसबुक पेज है, आप वहां कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अजय एकेडमी के हर प्लेटफॉर्म की, ठीक है, जहां भी हम हैं उन सब की लिंक मिल जाएगी, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट देखो, अब है ना, देखो मैं क्वांटम यांत्रिकी को आपको बताऊं, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल को, उसमें एक चीज और निकल के आती है जिसे हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं जिसे हम, नोड। तो जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे तो हम बोलते हैं कक्षक। ठीक है, जहां साइन² का मान मैक्सिमम है, साइन² यानी जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता का मान अधिकतम हो, तो अधिकतम जहां पर है उसे तो हम क्या कहते हैं, कक्षक। और जहां साइन² का मान लगभग कैसा हो, शून्य, यानी जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत कम हो, ना के बराबर हो, शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नोड।
यानी जहां इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसे तो हम कहेंगे कक्षक, और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे बिल्कुल उसे क्या कहेंगे हम नोड। अब ये नोड भी दो तरीके की होती है, इनकी बात हम तब करेंगे जब पहले हम क्वांटम नंबर्स एक बार पढ़ लें। अब मैंने क्वांटम नंबर्स आपको डिटेल से पढ़ा रखे हैं, इस पूरे आप इसके आने वाले वीडियो को देखना। इसके बाद में मैं पूरी क्वांटम संख्याओं को क्या करूंगा समराइज, एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट को देखना। तो पहले आप ये डिटेल से पढ़ो क्वांटम नंबर्स क्या है, ठीक है, फिर इनका एक स्मॉल चार्ट बनाऊंगा, उसको देखना। चलिए बात करते हैं आगे की। आज की अगर हम बात करें तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्वांटम नंबर्स, ठीक है ना, क्वांटम संख्या। इससे पहले हमने जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है उसके बारे में बात कर ली थी, ठीक है। अब क्वांटम संख्या क्या बताती है आपको, इलेक्ट्रॉन के बारे में जो ओवरऑल पूरी जानकारी है वो आपको भाई कहां से मिलेगी, वो आपको मिलेगी क्वांटम नंबर से। या आपसे अगर मैं दूसरी बात ये कहूं कि जो कक्षक हैं उनका आकार क्या है, उनकी आकृति क्या है, उनका अरेंजमेंट कैसे है, ओरिएंटेशन उनका कैसा है, उनका अभिविन्यास कैसा है, ये सारी बारे में, इन सारी बातों के बारे में जो जानकारी देगा वो कौन देगा भाई, क्वांटम संख्याएं देगी, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से स्पिन दिखाता है उसको भी कौन दिखाएगा आपको, उसके बारे में भी कौन जानकारी देगा आपको, क्वांटम नंबर्स जानकारी देंगे, ठीक है ना। अब अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेस पर इन क्वांटम नंबर्स को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया, और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है भाई, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। पहले तो इस डेफिनेशन को देख लेते हैं। क्या लिखा है हमने कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और उसकी प्रकृति। अब प्रकृति किसके, जैसे आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिकल फील्ड लगा दिया, चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, तो चुंबकीय क्षेत्र में इसकी क्या प्रकृति होगी, उस चीज को देखने के लिए, उस चीज को ज्ञात करने के लिए 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है, 4 कांस्टेंट वैल्यू की आवश्यकता होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं भाई, क्वांटम संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे 4 संख्या वाले सेट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या बोलते हैं। अब अगर मैं पहली क्वांटम संख्या की बात करूं तो पहली क्वांटम संख्या है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या नंबर फर्स्ट, ठीक है। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, पहले तो रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, एन से। इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा है आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। और अगर आपसे कोई बोले कि द्विगंशी क्वांटम संख्या को किससे डिनोटेट करते हैं, तो आप बताओगे कि भाई इसको हम डिनोटेट करते हैं किससे, एल से, ठीक है ना। चलो अब अगर बात करें इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब तीसरे नंबर पर आपकी आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। कौन सी आती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। डिनोटेट किससे करते हैं इसको, एम से। किससे डिनोटेट करना है, एम से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को। अगली बात करते हैं नंबर 4, और इसको हम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, पहले तो हिंदी में लिख लेते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या। ये इलेक्ट्रॉन की चक्रण के बारे में बताएगा भैया आपको, चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। और इसको दिखाते हैं एस से। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो पहले परमाणु की जो आपकी क्वांटम संख्या है वो कितनी है, 4, जो इलेक्ट्रॉन के बारे में, कक्षक के बारे में आपको जानकारी देती है। नाम क्या है इनका, क्वांटम, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी हो गई आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसके 2 नाम और हैं, इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर, और हिंदी में इसको भौम क्वांटम संख्या भी बोलते हैं, ठीक है ना। और तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा है आपका चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है ना। तो पहले इन चारों के नामों को लिखो, फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। पहले इनका नाम लिख लो भाई, और डेफिनेशन आप लिख लो पहले इनकी, एक बार लिख लिया, वीडियो को पॉज करके लिख लो भाई, ठीक है। चलो अब पहली क्वांटम संख्या पढ़ते हैं अपन, जिसका नाम है मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। देखना भाई इसको,
इंपॉर्टेंट है, काफी सारी बातें आपको बताएगी और एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है भाई कि परमाणु के आकार को किस संख्या द्वारा ज्ञात कर सकते हो, या कक्षक का आकार, उपकोष की आकृति, इस तरीके के आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा, पॉइंट्स में सारी बातें मैं आपको मेंशन भी करवा दूंगा, ठीक है। तो बस आप तो कॉपी पेन लेके एकांत में बैठ के, कानों में आपके ईयरफोन लगे हो, आसानी से आप चीजों को लिख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। देखना भाई, पहला हो गया आपका मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? n से, ठीक है। देखना भाई, पहली बात, मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताती है? मुख्य क्वांटम संख्या आपको आकार के बारे में जानकारी देती है, ठीक है ना। परमाणु का आकार क्या होगा उसके बारे में जानकारी देती है। दूसरा, ये ऊर्जा स्तर को बताती है, कोश या कक्षा के बारे में आपको जानकारी देती है। तो पहली बात क्या लिखोगे? पहली बात तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप कि इसकी डिस्कवरी किसने की, ठीक है ना। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि भाई इसकी डिस्कवरी किसने की, तो इसको बोर नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया? बोर नामक वैज्ञानिक ने आपको मुख्य क्वांटम संख्या n के बारे में जानकारी दी थी। यह क्वांटम संख्या क्या बताएगी आपको? परमाणु का, या ऐसे लिख लो, परमाणु में कोश, कक्षा व ऊर्जा को बताती है, ठीक है। ऊर्जा को बताती है। और क्या बताएगी? यह क्वांटम संख्या परमाणु का आकार व ऊर्जा स्तर को बताती है। ये तो बात हमने करी ली, परमाणु के आकार के बारे में जानकारी देती है, ठीक है। अब आकार से तात्पर्य क्या है या कोश से तात्पर्य क्या है? क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे कोश की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आकार बढ़ेगा। अरे भाई, बोर मॉडल की बात करी थी हमने कुछ ऐसे, ये नाभिक रहा, ये आपके कोश रहे, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं कहूं कि पहला कोश ये रहा तो n बराबर 1 ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा कोश ये रहा, चौथा कोश आपका ये रहा, तो यहां अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये रही डिस्टेंस, तो आकार कम होगा। अगर मैं कहूं n का मान और बढ़ गया, यहां है इलेक्ट्रॉन, तो आकार बढ़ गया। और मैं कहूं कि अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे कोश में तो आकार का मान और बढ़ गया, और अगर इलेक्ट्रॉन चौथे कोश में तो आकार का मान और बढ़ गया। देखो, नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी किसको बताती है? परमाणु के आकार को। तो जैसे जैसे कोश की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा? आकार बढ़ता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो परमाणु के आकार के बारे में जो जानकारी है वो कौन देगा भाई? कौन देगा? मुख्य क्वांटम संख्या। n का मान बढ़ने पर आकार भी आपका बढ़ेगा, समझ गए। और अगर मैं ऊर्जा की बात करूं तो आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन अपने जब निम्नतम ऊर्जा स्तर में होता है, या आपको मैं कहूं कि निम्नतम कोश में होता है, तो उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। और जैसे जैसे वो ऊर्जा को ग्रहण करता है तो ऊर्जा को ग्रहण करके वो कहां जाता है भाई? हायर एनर्जी लेवल में जाता है। पढ़ा था ना हमने कि इलेक्ट्रॉन अगर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऊर्जा को अवशोषित करेगा। तो जैसे जैसे ये बाहर जाएगा क्या करेगा? ऊर्जा को अवशोषित करेगा और उच्च ऊर्जा कक्षक में जाएगा। तो कहने का मतलब अगर n 1 है तो यहां पर ऊर्जा के मान सबसे कम है, और जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा वहां इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के मान भी कैसे होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो हम कोश के बारे में लिख लेते हैं। कोश बराबर क्या है भाई? कोश को हम किससे दिखाते हैं? n से। जैसे एक हो गया, दूसरा कोश हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। और उसके लिए, कोश के लिए यहां पर स्पेसिफिक क्या है? आपको नाम दिया गया था k शेल, n शेल, m शेल, n शेल, ठीक है ना। कोश को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? शेल बोलते हैं, ठीक है। समझ गए आपको? तो अगर कहीं आपको क्वेश्चन आ जाए कि k शेल के लिए या k कोश के लिए, तो k कोश का मतलब वहां पर n बराबर 1 है। आपसे बोल दे m कोश के लिए, तो m कोश का मतलब वहां पर n बराबर कितना है? 3 है। अगर आपसे बोल दे n कोश के लिए किसी भी प्रॉपर्टीज को पूछे तो वहां पर अगर n कोश की बात करी है तो समझ जाना n का मान कितना होगा? 4। लेकिन n को देख लेना स्मॉल है या कैपिटल है, ठीक है। अब इससे आगे आ जाए तो मैं कहूं m n o, तो o के लिए मान क्या हो जाएगा? 5। मैं इसी तरीके से कहूं कि p शेल के लिए मान कितना होगा, तो p शेल के लिए मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन मुख्यतः अगर हम बात करें तो इन 4 की बात की जाती है भाई, ठीक है। लिख लोगे इस बात को। और बात आप क्या लिखोगे? अगली बात क्या लिखोगे? देखो, अगली बात क्या लिखोगे? कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन,
अगर आपसे पूछ ले कि कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे बताओगे, तो कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला दिया था, और वो फॉर्मूला क्या है, 2n²। फॉर्मूला क्या है, 2n²। यानी अगर कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे ये अगर आपको बताना है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, 2n²। आपको कोई बोल दे कि n का मान कितना है, जैसे क्वेश्चन में आपको देता हूं, कोई आपसे बोल दे कि n का मान है आपके पास 3, बताइए इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। आपसे बोल दे कि n के मान 3 हेतु अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो n का मान हमें पता है, फॉर्मूला क्या है हमारा 2n²। तो 2 और n का मान 3 रखा और स्क्वायर लगाया, और आप मुझे बताओ 3 3 कितने होते हैं, 9, 3 3 9 हो गए, और 9 दूनी कितने हो जाएंगे भाई, 18 इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि तीसरे शेल के लिए अधिकतम अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें तो वो कितनी आएगी, 18। समझ गए। अगर मैं इसी तरीके से दूसरे शेल के लिए निकालूं तो दूसरे शेल के लिए आपको पता है 2 और 2 का क्या रख दोगे, स्क्वायर। n बराबर 2 रखना है, 2 का स्क्वायर कर दोगे, तो मुझे बताओ 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4, और 4 का गुणा 2 से करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 8। यानी अगर मैं दूसरे शेल के लिए बात करूं तो यहां पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। समझ गए। और अगर मैं पहले शेल की बात करूं तो आपको पता है 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही, तो कितने आंसर आ जाएंगे भाई, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2। तो प्रथम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 2। समझ गए बात को। इसी तरीके से अगर मैं आपको चौथे कोश के लिए पूछूं तो आपको पता है 4 का क्या कर दोगे, स्क्वायर। 4 4 क्या होता है, 16, और 16 का गुणा 2 से किया तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन। यानी चौथे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 32। तो देखो यहां से आपको कितनी सारी जानकारी मिल गई, ठीक है, कि किस कोश में आपको कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये बात भी आपको किसने बता दी भाई, मुख्य क्वांटम संख्या ने। सारी चीजें बोर्ड पर हैं, लिख लो भाई। लिया, मिटा दें भाई। देखो अब दूसरी क्वांटम संख्या देखते हैं हम, द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, देखना भाई। तो आपको यहां से मेन क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इस फॉर्मूले को याद रखोगे आप, 2n²। ठीक है, n का मान रखोगे और अधिकतम संख्या को आप बता दोगे भाई। ठीक है, अब दूसरी देखो, दूसरी संख्या है आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, देखना भाई, द्विगंशी क्वांटम संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, एजीमुथल क्वांटम नंबर। डिनोटेड किससे करते हैं, एल से। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, और अन्य नाम क्या है भाई इसके, अन्य नाम है इसका बोहम क्वांटम संख्या। बोहम क्वांटम संख्या, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, अब सब्सिडरी क्वांटम नंबर के अलावा एक नाम इसका और है, और अगला नाम है इसका कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। ठीक है, क्या हो गया इंग्लिश में, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, तो याद रखोगे इसके कितने नाम हो गए भाई, ओवरऑल आपके 3 नाम हो गए। पहला तो हो गया आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसी को बोहम क्वांटम संख्या बोला है, इसी को कोणीय संवेग क्वांटम संख्या बोला है, सब्सिडरी क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, ये क्या बताएगी भाई, ये किसको बताएगी, परमाणु में इलेक्ट्रॉन अभ्र के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन अभ्र के बारे में। यानी इसको इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में ये आपको जानकारी देगी। ठीक है ना, कि कहां पर आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उस चीज के बारे में जानकारी देगी। और अगर मैं आपको बताऊं तो उपकोष के बारे में जानकारी देती है। और उपकोष के बारे में क्या जानकारी देती है, ये उपकोष की आकृति के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, तो उपकोष की आकृति के बारे में बताती है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है भाई कि मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताती है, तो आप बोलोगे कि परमाणु के आकार को बताती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या किसको बताती है,
परमाणु में जो कक्षक हैं उनकी आकृति को बताती है, या आपको बोल दे उपकोष की आकृति को बताती है। अब ये कोष क्या है, उपकोष क्या है, समझना, ठीक है ना भाई। देखो कोष को तो हमने किससे दिखाया था, n बराबर 1 2 3 4, इनसे हमने कोष को दिखाया। उपकोष आपके क्या होते हैं मैं आपको बता दूं पहले। देखो उपकोष आपके होते हैं SPDF, इनको क्या बोलते हैं आप, उपकोष बोलते हो, ठीक है। और L के जो मान है वो कहां से कहां तक स्टार्ट होंगे भाई, L के मान 0 से लेकर n-1 तक होते हैं, ठीक है। तो अगला फॉर्मूला हम यही लिखेंगे, L के मान 0 से n-1 तक होते हैं, 0 से n-1 तक होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि n का मान कितना है, n का मान है 1, तो L का मान कितना होगा 0, ठीक है, क्योंकि 0 से n से 1 कम होगा, तो n से 1 कम कर दिया हमने, 1 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैं कहूं कि n का मान मेरे पास है कितना, 2, तो आप बताओ भाई L के कितने मान होंगे, तो भाई 2 में से एक बार मैं 1 घटाऊं तो L का 1 तो 1 मान हो सकता है, ठीक है। फिर मैं और घटाऊं 1 में से 1 तो L का मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। यानी L के कितने मान पॉसिबल हैं, 2 मान पॉसिबल हैं, ठीक है। एक तो L का मान 0 हो सकता है, एक L का मान 1 हो सकता है। और अगर मैं कहूं कि n का मान मेरे पास 3 है, तो बताओ L के कितने मान संभव हैं, तो आप कहोगे 0 1 2। अगर मैं कहूं कि n का मान हमारे पास 4 है, तो बताओ कितने मान संभव हैं, तो आप कहोगे 0 1 2 और 3। क्योंकि देखो कभी भी n और l के मान समान नहीं होंगे, क्योंकि अगर l का मान 0 है तो n का मान कितना रहेगा, 1 रहेगा। हमेशा l का मान n से कैसा होगा, 1 कम होगा, ठीक है। तो इस चीज को नोट डाल के लिखोगे आप, इस चीज को नोट डाल के लिखोगे, क्या लिखोगे, स्टार लगा के, कि n व l के मान, n व l के मान कभी समान नहीं होंगे, कभी समान नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या लिखोगे, L का मान सदैव हमेशा n से कम होगा, n से कम होगा। ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, बल्कि n से हमेशा कैसा होगा, कम होगा। अगर आपसे कोई बोले कि भाई n का मान 3 है, क्या बताओ l का मान 4 संभव है, आप बोलोगे नहीं है संभव। आपसे कोई पूछ ले कि n का मान आपके लिए 2 है, बताओ क्या l का 2 मान संभव है, नहीं संभव है। अगर n का मान 2 है तो l का कभी भी 2 मान संभव नहीं है। 2 से कम हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन 2 नहीं होगा। बात समझ गए, n और l का मान कभी समान नहीं होगा, और जो l का मान है वो सदैव m से कैसा होगा, कम होगा, ठीक है, समझ गए। अब अगर मैं आपके लिए स्पेसिफिक लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखो SPDF GH, ठीक है ना। उपकोष के बारे में जानकारी देता है, तो L का मान अगर 0 होगा तो कौन सा उपकोष आएगा, S उपकोष आएगा। अगर L का मान 1 होगा तो कौन सा उपकोष आएगा, P उपकोष आएगा। अगर L का मान कितना होगा, 2 तो D उपकोष, L का मान 3 तो F उपकोष, L का मान 4 तो G उपकोष, और L का मान 5 तो कौन सा उपकोष आ जाएगा, आपका H उपकोष आ जाएगा। भाई इस चीज को बिल्कुल आप स्टार लगा के याद रखो, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ये याद रखोगे, सीधा 0 से स्टार्ट करो, SPDF, ठीक है। 0 का मान, अगर आपका L का मान 0 है तो S, अगर L का मान आपके लिए 2 है तो D, अगर L का मान आपके लिए 3 है तो कौन सा, F उपकोष, ठीक है, समझ गए बात। आगे चलते हैं। अब अगर इसके लिए मैं बताऊं कौन कौन से उपकोष आएंगे, तो बताओ इसके लिए कौन कौन से उपकोष होंगे। N का मान 1 है, L का मान 0 है, तो 1 है जो मान, उसको तो डायरेक्ट रख दो 1, ठीक है। अब आपको पता है मान कौन सा है, यहां पर 0, तो आपको पता है कौन सा उपकोष होगा, S उपकोष होगा। अभी सिर्फ हम S की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। N के मान लगाकर मैं आपको और बता दूंगा, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि N के मान कितने संभव हैं यहां पर, तो देखो n के मान आपको 2 हैं और l के मान 0 और 1 है, तो 2 है मान, तो आपको पता है 2 तो किसके लिए आएगा, d के लिए, लेकिन l के मान के लिए बोल रहे हैं हम, ना कि हम किसके लिए, d के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो l का मान 0 है, तो 0 में कौन सा आएगा, s आएगा, तो भाई एक तो s आ जाएगा, और 1 में कौन सा आ जाएगा, 1 में कौन सा आ जाएगा, आपका p आ जाएगा। तो इसके लिए 2 उपकोष बनेंगे, एक s बनेगा, एक p बनेगा। अब मैं कहूं कि मान 0 है, 1 है, 2 है, तो 0 के लिए s, 1 के लिए p उपकोष, और d के लिए कौन सा उपकोष,
2 के लिए कौन सा उपकोष, डी आ जाएगा। अब मैं कहूं 0 1 2 3 है तो 0 1 2 3 यानी इसके अंदर कितने उपकोष बनेंगे, 4 बनेंगे। एक एस बनेगा, एक पी बनेगा, एक डी बनेगा और एक एफ बनेगा। समझ गए भाई किस तरीके से उपकोष लिखने आपको, एल के मानों की सहायता से हमको उपकोष की संख्या भी पता चल जाती है। ठीक है, सारी बातों को लिखो, फिर एक फॉर्मूला मैं आपको और लिखाऊंगा, यही लिखा दूं क्या भाई, यही लिख लो। चलो देखो, कक्षक कोणीय संवेग का मान, कक्षक कोणीय संवेग का मान एक फॉर्मूले से हम निकालते हैं, जिसका फॉर्मूले का अगर मैं आपको रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो क्या होता है, देखो h/2 अंडर रूट l+1। ठीक है, यह आपका फॉर्मूला होता है कक्षक कोणीय संवेग निकालने के लिए। तो इस फॉर्मूले को भी आप लिख के रखोगे भाई। ठीक है, लिखो इन सारी बातों को, मिटा दें भाई। अब देखो, एक आपका क्वेश्चन यहां से और बनता है कि उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। भाई अभी अभी आपने बताया कि कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या था, 2n²। अब आपसे क्वेश्चन बन जाए कि उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, तो देखो अगला फॉर्मूला आप लिखोगे उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने की संख्या। ठीक है, क्या फॉर्मूला है उसका, देखो उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, उपकोष का मतलब SPDF, समझ गए ना, कोष का मतलब KLMN, n बराबर 1 2 3 4, ये माइंड में रखो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कोष और उपकोष में। अगली बात करते हैं, उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फॉर्मूला क्या है भाई, 2l+1। फॉर्मूला क्या है, 2l+1, या इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 का गुणा कर दो अंदर कोष्टक में तो क्या हो जाएगा 4l+2। तो कोई सा भी एक फॉर्मूला याद रख लो, या तो 2l+1 या 4l+2। ठीक है, इससे क्या होगा, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब मैं एल पहले तो उपकोष लिख लेता हूं, 0 1 2 3, ये मेरे उपकोष हैं भाई। एल का मान 0 है तो एस उपकोष है, फिर पी उपकोष है, फिर डी उपकोष है, और एल का मान 3 किसके लिए होता है, एफ उपकोष के लिए होता है। अब देख रहा हूं मैं अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, देखना तो मैं इसमें निकाल लूं भाई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। देखो 0 मान है, 0 रख दो, 4 गुणा 0 + 2, तो 0 का किसी से भी गुणा करो 0, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2। तो एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2। समझ गए, एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये बात कौन बताता है आपको, मुख्य क्वांटम संख्या। ये जो चारों क्वांटम संख्या इनसे पता चलता है। और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बता दी किसने, एल के मान ने, यानी द्विगुणित क्वांटम संख्या ने। अगली बात करते हैं पी की, तो पी के लिए मान कितना है 1, तो 4 गुणा 1 + 2, 4 का मान 1 से गुणा करोगे तो 4 रहेगा, और 2 जोड़ दो तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6। यानी पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई 6। अगर मैं डी उपकोष के लिए बात करूं तो एल का मान इसके लिए कितना है 2, तो 4 का गुणा 2 से किया 8, 8 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन 10। तो डी उपकोष के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 10। और अगर मैं एफ उपकोष की बात करूं तो 4 का गुणा कर दो 3 से, 4 × 12 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। यानी एफ उपकोष के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई 14 आ गई। अगर कोई आपसे पूछ ले भाई जी उपकोष के लिए बताओ, एच उपकोष के लिए बताओ, तो आपको पता है जी के लिए एल का मान कितना है 4, एच के लिए एल का मान कितना है 5। तो 4 गुणा 4 + 2, 4 चौको 16, 16 और 2 कितने हो गए 18। तो भाई जी उपकोष के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई 18। अब अगर आपसे कोई एच के लिए पूछ ले तो 4 का गुणा किससे कर दो 5 से, प्लस कर दो 2, 4 पंजे 20 और 2 22, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 22। यानी एच उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई 22। समझ गए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, लिख लो भाई सारी बातें। ठीक है, हाँ एक चीज और लिख लो, आपसे कोई पूछ ले कि उपकोषों की ऊर्जा का क्रम क्या होगा। ठीक है, तो उपकोषों की ऊर्जा का क्रम क्या होता है, एस के लिए सबसे कम, फिर डी के लिए, फिर पी के लिए, फिर डी, और फिर सबसे लास्ट में कौन आता है एफ आता है भाई। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था एन के मान बढ़ेंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। अरे भाई एल का मान जिसके लिए ज्यादा होगा उसके लिए एन का मान भी तो ज्यादा होगा, सीधी सीधी बात है ना। कक्षक दूर होते, कोष आपके दूर होते जाएंगे। अगर मैं कहूं कि आपके लिए एल का मान 5 है तो एन का मान कितना होगा, एन का मान एल से ज्यादा होगा। ठीक है,
तो वहां पर n का मान 6 तो होगा ही होगा। और मैं कहूं कि एक l का मान 0 है, एक l का मान 4 है, बताओ किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी? सीधी सीधी बात है भाई, l का मान 4 है तो इसके लिए n का मान ज्यादा होगा, एक तो ज्यादा होगा ही, 5 होगा इसके लिए n का मान। और इसके लिए अगर मैं 0 के लिए n का मान निकालूं तो आपको पता है मान कितना आ सकता है? 1 आ सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहां n के मान भी ज्यादा होंगे आपके लिए। तो इस तरीके से आप इसका क्रम याद रख सकते हो कि s के लिए सबसे कम सबसे पास s होगा, उसके बाद p, फिर d और फिर f उपकोष आएगा। ठीक है, समझ गए बात को? मिटा दूं भाई इस चीज को, चलो लिख लेना भाई इसको, ठीक है ना। आगे अब तीसरी क्वांटम संख्या देखते हैं हम, चुंबकीय क्वांटम संख्या। वो आपको कक्षकों की संख्या के बारे में बता देगी कि कक्षकों की संख्या कितनी होगी या कक्षकों का जो अभिविन्यास है वो कितना होगा। अभी हमने बात करी थी कि आकृति के बारे में बताती है, तो ये इसने आकृति क्या बताई भाई? इन उपकोषों की आकृति को भी देख लो, ठीक है। आकृति इसने बताई कि जो एस उपकोष की जो आकृति है, एस उपकोष की जो आकृति है वो कैसी होती है भाई? स्फेरिकल, गोलाकार, ठीक है। ये वर्ड कहां से आया भाई? एस का मतलब लिया था शार्प से, ठीक है। और पी का जो मतलब है, जो पी उपकोष का मतलब है वो लिया था प्रिंसिपल से। वो किससे लिया था? प्रिंसिपल से लिया था। और जो डी का मतलब है वो किससे लिया था? डिफ्यूज से लिया था। डी का मतलब डिफ्यूज से लिया था, ठीक है ना। तो पहले पी की आकृति लिख लेते हैं। पी की आकृति कितनी होती है भाई? डंबलाकार। कैसी होती है पी की आकृति? डंबलाकार, डंबल शेप, ठीक है। और डी की आकृति डबल डंबलाकार, यानी यहां इसकी आकृति कैसी होगी? इसमें 2 डंबल होंगे। और एफ की जो आकृति है वो कैसी होती है? जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये आकृति भी आप एक बार इसको लिख लो भाई। लिखा दूं भाई, आप लिख भी लो। ये रेखीय स्पेक्ट्रम से वैज्ञानिकों ने लिए थे ये नाम, ठीक है। शार्प इससे लिया था, लेकिन शार्प को अपन स्पेरिकल से ले लेते हैं, गोलाकार से, ठीक है। इनके इंग्लिश भी लिख लो चाहो तो, स्पेरिकल, ठीक है। ये कैसा हो गया? डंबल शेप। ये कैसा हो गया आपका? डबल डंबल। और ये कैसा हो गया आपका? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे पढ़ोगे एफ ब्लॉक में क्यूब बनेगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर आएगी, ठीक है। वो सारी बातें आगे की हैं। अभी आपके लेवल तक इतना ही समझ लो कि एफ कक्षक की जो एफ उपकोष है उसकी आकृति कितनी होती है, कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। एस का मतलब शार्प से था, पी का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से था, ठीक है। डी का मतलब डिफ्यूज से था और एफ का मतलब फंडामेंटल से था, ठीक है। रेखीय स्पेक्ट्रम में ये नाम वैज्ञानिकों ने लिए थे, जिनके ऊपर आपके एसपीडीएफ उपकोष के नाम हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। बस ये आपके लिए केवल जानकारी के लिए, बाकी आपको ऐसे कोई पूछ नहीं रहा कि एफ नाम कहां से लिया, फंडामेंटल से लिया या आपका डी कहां से लिया, डिफ्यूज से लिया। बस थोड़ी सी जानकारी के लिए ये आकृति आप याद रखोगे कि एस की आकृति गोलाकार होती है, स्फेरिकल होती है। पी की जो आकृति है वो डंबलाकार है, डी की जो आकृति है डबल डंबलाकार है और एफ की आकृति जटिल होती है, ठीक है। देखो आगे बात करते हैं अब हम तीसरी क्वांटम संख्या, जो है आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। देखना भाई इसको, क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है ना। फिर हम चलेंगे तीसरी क्वांटम संख्या पे। एन व एल के मान की सहायता से, एन व एल के मान की सहायता से उपकोष बताइए, ठीक है। पहचानना है आपको भाई कौन सा यहां पर उपकोष है। उपकोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? सब शेल, ठीक है ना। सब शेल, सब ऑर्बिट, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो एन का मान आपके लिए है 1, 2, 3, 4। एल का मान है आपके लिए, यहां पर दे देता हूं मैं 0, यहां पर दे देता हूं 1, यहां पर आपके लिए हो गया 2, यहां पर हो गया 3 और एन का मान 6 है और इसके लिए एल का मान हो गया आपके लिए 2। एक एन का मान मैं आपके लिए दे देता हूं 5 और इसके लिए एल का मान हो गया 3। इन सब में आपको बताना है भाई कौन कौन सा उपकोष होगा, ठीक है। तो पहली बात, उपकोष आपको बताना है। एन के मान जब भी आपके सामने आए तो एन के मान को तो सीधा आगे रख दो, ठीक है। एन का मान क्या है? 1 आगे रख दिया। और मुझे पता है कि अगर एल के मान 0 से स्टार्ट हैं तो 0, 1, 2, 3,
4, ये किसके लिए हैं? S P D F G और आगे H के लिए हो जाएगा 5, ये मान होते हैं भाई, ठीक है। तो अगर L का मान 0 है तो 0 किसके लिए? S के लिए, तो आपका 1S उपकोष होगा, ठीक है, समझ गए बात को। अगर N का मान 2 है तो 2 को तो आगे रख दो एज इट इज। L का मान क्या है? 1, तो L का मान 1 किसके लिए आता है? P के लिए, तो ये वाला कौन सा उपकोष होगा? 2P उपकोष होगा। अब क्वेश्चन ये है आपसे, क्या 1P उपकोष होगा? तो आप कहोगे कि अगर 1P अगर मैं चेक करूं तो 1 का मतलब n का मान यहां सीधा सीधा कितना है? 1, जो आगे रखा है वो n का मान है, और P के मान के लिए मुझे पता है P के लिए L का मान कितना होता है? 1, और सर ने अभी अभी बताया था कि N और L का मान कभी समान नहीं होगा, यानी 1P उपकोष का अस्तित्व संभव नहीं है। समझ गए इस बात को? अरे भाई इसके लिए N का मान भी 1 है, L का मान भी 1 है, तो मान समान हो गए तो ये उपकोष संभव नहीं है, यानी 1P आपका नहीं बनेगा। इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है आपसे कि कौन सा उपकोष संभव नहीं है, तो समझ गए आप किस तरीके से बताओगे। चलो इसको लिखा रहने दो, आप समझ जाओगे इससे। अगली बात करते हैं 3 और 2 की। तो जो आगे मुख्य क्वांटम संख्या है उसको तो एज इट इज रख दो। L का मान 2 किसके लिए है? D के लिए, तो ये कौन सा उपकोष हो गया भाई? 3D। क्या 3D बनेगा? बिल्कुल बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए N और L के मान कैसे हैं? अलग अलग हैं, और L का जो मान है वो N से कम है, ठीक है, समझ गए बात को। अब अगर मैं आपसे कहूं क्या 2D संभव है? क्या 2D संभव है? क्या 1D संभव है? तो देखते हैं। 2D के लिए N का मान कितना होगा? 2, और L का मान आपको पता है D के लिए कितना होता है? 2, ठीक है। और अगर मैं यहां 1D के लिए बात करूं तो 1D के लिए L का मान कितना होगा? 1, और L का मान D के लिए कितना होगा? 2 होगा। अब यहां आपको पता है N और L का मान समान आ रहा है, तो 2D आपका संभव नहीं है। और 1D के लिए आप देखोगे तो N का जो मान है वो L से कम है। ये दूसरी कंडीशन को खत्म कर रहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि जो L का मान है वो N से सदैव कम होगा, लेकिन यहां अगर आप देख रहे हो तो जो L का मान है वो N से कैसा हो गया? ज्यादा हो गया, तो ये वाली कंडीशन भी वैलिड नहीं हो रही, यानी आपका 2D कक्षक संभव नहीं है, 2D उपकोष संभव नहीं है, और 1D उपकोष भी आपका संभव नहीं है। समझ गए बात को? इसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि 4 और 3 के लिए कौन कौन से वैलिड है, ठीक है, तो 4 और 3 के लिए आपको पता है कक्षक हो गया आपका 4, और F के लिए हो गई वैल्यू L के मान की 3, तो ये हो गया आपका 4F, ठीक है। तो इसी तरीके से 4F तो आपका संभव है, लेकिन 3F, 2F और 1F ये तीनों आपके संभव नहीं है। समझ गए बात को? ये सारी कहानी किसने बताई आपको? द्विवंशी क्वांटम संख्या ने। L का मान आपके लिए कितना है? 2, और N का मान कितना है? 6, तो N का मान तो डायरेक्ट रख दो। L का मान 2 किसके लिए है? 2 है आपका D के लिए, तो ये कौन सा कक्षक हो गया भाई? 6D हो गया। अगर मैं बात करूं N के मान की, तो N का मान कितना है? 5, और L का मान कितना है? 3। L का मान 3 किसके लिए है? F के लिए, तो ये वाला कौन सा उपकोष हो गया आपका? 5F हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान जाओगे। तो अगर मैं इस पूरे को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं आपके लिए। देखो क्या याद रखोगे, अब से क्या याद रखना है आपको कि जो S का जो मान है वो कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। P जो है वो कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। D जो है वो कहां से स्टार्ट होगा? 3 से। और F जो है वो कहां से स्टार्ट होगा? 4 से। यहां से स्टार्ट होंगे ये, ठीक है ना। यहां से आगे कितना भी जा सकता है, 2S, 3S, 4S, 5S, कितना भी जा सकता है, 0S नहीं बनेगा, ठीक है। 2P से आगे कितना भी जा सकता है, 3P, 4P, 5P, लेकिन आपका 1P पॉसिबल नहीं है, 1P आपका नहीं बनेगा। इसी तरीके से 3 से आगे जा सकता है, 3D, 4D, 5D, 6D आगे जा सकता है, पीछे नहीं आएगा, यानी 2D और 1D आपका पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से 4F, 5F, 6F जा सकता है आगे, लेकिन पीछे आपका नहीं आएगा, यानी 3F, 2F और 1F आपके संभव नहीं है। समझ गए बात को? सारी कहानी समझ गए? लिख लो भाई इसको फटाफट, फिर आगे की बात बताता हूं। तीसरी क्वांटम संख्या मिटा दें? चलो नेक्स्ट देखो, तीसरी है आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखना भाई इसको, तीसरी देखो भाई आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको किससे दिखाते हैं? M से, ठीक है। इंग्लिश में लिख लो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले इसकी खोज किसने की, तो इसकी जो डिस्कवरी की थी
वो लिंडे नामक वैज्ञानिक ने की थी वही, ठीक है। अच्छा, आपसे कोई पूछ ले कि द्विगुंशी क्वांटम संख्या की खोज किसने की, तो वहां पर आप लिख लेना, मैं शायद नहीं लिखा पाया हूं आपको। तो जो द्विगुंशी क्वांटम संख्या है, जो एल है, उसकी खोज किसने की थी? सोमरफील्ड ने, ठीक है। सोमरफील्ड मॉडल में भी हमने इसकी चर्चा की थी। सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक ने द्विगुंशी क्वांटम संख्या की खोज की थी, वहां पे लिख लेना भाई, ठीक है। अब देखो, दूसरी बात अगर मैं कहूं तो ये क्या बताती है? ये भाई कक्षकों के बारे में बताती है। कक्षकों या कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या व अभिविन्यास के बारे में, त्रिविम अभिविन्यास के बारे में बताती है। त्रिविम अभिविन्यास के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में बताती है, अभिविन्यास के बारे में बताती है, ठीक है। समझ गए? ओरिएंटेशन क्या होगा कक्षकों का, उन सब के बारे में। ओरिएंटेशन का मतलब एक्सेस आ जाती है यहां पर, ठीक है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो उनके बारे में जो जानकारी है वो कौन देता है आपसे? चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। समझ गए? अब अगर दूसरी अगर मैं बात बताऊं तो इसका जो मान है, m का जो मान है, m का मान -l से लेकर 0 और फिर +l तक चलता है, ठीक है। यानी अगर आपको कोई l का मान दे दे तो l के मान से आप किसका मान निकाल लोगे? m का मान निकाल लोगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या का आप मान निकाल लोगे, ठीक है। मैं आपको निकाल के भी बताता हूं। जैसे l का मान आपके लिए कितना है, देखो l का मान आपके लिए 0 है, तो आपको पता है 0 है तो उपकोष कौन सा आएगा? उपकोष आपका आएगा कौन सा? s। अगर l का मान आपके लिए 1 है तो उपकोष आएगा आपका p। और अगर l का मान आपके लिए कितना है? 2 है, तो उपकोष कौन सा आएगा आपके लिए? d, ठीक है। और अगर l का मान आपके लिए कौन सा है? 3 है, तो उपकोष आपके लिए कौन सा आएगा? उपकोष आपके लिए आएगा f। अब अगर मैं m का मान देखूं तो m का मान -l 0 से लेके +l तक चढ़ता है। अब 0 का तो क्या माइनस का 0, क्या प्लस का 0, 0 का मतलब 0। यानी यहां पर जो कक्षकों की संख्या है, जो मान निकल के आए, वो कितना मान निकला? केवल और केवल एक मान आया। अरे भाई 0 कितना मान आया? केवल एक मान आया, ठीक है। यानी यहां जो कक्षकों की संख्या होगी, यहां जो कक्षकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। कक्षक का मतलब आप इस तरीके से एक डब्बा देख लो, तो यहां पे जो कक्षकों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 1 आएगी, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि P के लिए L का मान कितना है? 1, तो कहां से चलेगा? -1 से लेके 0 फिर +1 तक। तो L का मान, M का जो मान है वो क्या होगा? -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और आपका +1 हो सकता है, ठीक है। यानी यहां कितने मान निकल के आए? 1 2 3। तो P के लिए जो कक्षकों की संख्या है वो कितनी आती है? 3 आती है। समझ गए बात को? इसके लिए S के लिए कक्षक की संख्या 1, P के लिए कक्षक की संख्या 3, और अगर मैं D के लिए बात करूं तो D के लिए L का मान कितना है? 2। तो देखो कहां से कहां तक जाएगा? -l, फिर 0 तक पहुंचेगा, फिर +l तक जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा? -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2। इस तरीके से कहां तक जाएगा? +l तक जाएगा। तो क्या मान होंगे? -2, -1, 0, +1, +2। यानी कितने मान है? 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने मान संभव है? 5 मान संभव है। तो कक्षकों की संख्या भी कितनी होगी? 5 होगी भाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक बार और बड़ा बना देता हूं, चलो। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो कक्षकों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। अब अगर मैं बात करूं F के लिए, तो F के लिए आपको पता है L का मान कितना है भाई? 3। तो -3 से लेकर जाना है हमको +3 तक। तो मान क्या होगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। यानी कितने मान हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 मान हो गए। तो कक्षकों की संख्या कितनी होगी? कक्षकों की संख्या भी यहां कितनी होगी? 7 होगी। कक्षकों की संख्या कितनी होगी भाई? 7 होगी, ठीक है। इस तरीके से आप बना लोगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 डिब्बे हो गए। तो आप अब याद रखोगे कि भाई आपसे कोई पूछ ले कि S में अधिकतम कक्षकों की संख्या कितनी है? 1, P में कितने कक्षक? 3, D में कितने? 5 और F में कितने? 7, ठीक है। आगे आपसे पूछ लूं अगर मैं, बताओ भाई G में कितने आएंगे? तो आपको थोड़ा सा क्रम दिख रहा है क्या? 1 5 1 3 5 7 विषम संख्याओं का मिल रहा है। तो G के लिए कक्षक कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। H के लिए कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे, ठीक है। समझ गए बात को? और अभी अभी आपने पढ़ा था कि S में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। तो एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। उसको आगे की संख्या में बताऊंगा चक्रण में कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का चक्रण होगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो 3 कक्षक मान है, इसमें से ये जो 0 वाला मान है ना, वो कौन सा होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। इन 3 कक्षकों का अगर नाम लूं तो मैं, ये क्या है? Px, ये कौन सा है? Py,
और बीच वाला कौन सा है, पी जेड। ठीक है, अब इसमें जो -1 है वो इसके लिए रख दो। पी जेड के लिए याद रखना हमेशा जो मान है चक्रण क्वांटम संख्या का, सॉरी चुंबकीय क्वांटम संख्या का, वो क्या होगा, 0 होगा। इस चीज को आप याद रखोगे भाई। पी जेड के लिए m का मान कितना होगा, 0। ठीक है, पी वाई के लिए कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इस बीच वाले की बात करूं तो इस डी में कितने कक्षक होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से जो डी जेड स्क्वायर है उसके लिए हमेशा जो m का मान है वो कितना रहेगा भाई, 0 रहेगा। बाकी आपके लिए, इनके लिए, बाकी कक्षकों के लिए फेरबदल हो सकता है, लेकिन डी जेड स्क्वायर के लिए जो m का मान है वो हमेशा कैसा रहेगा, 0 रहेगा। मैं आपसे बोलूं डी एक्स वाई के लिए क्या मान, -2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, +2 भी हो सकता है इसके लिए। ठीक है ना, बाकी के कक्षकों के लिए हम निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन डी जेड स्क्वायर के लिए हमेशा याद रखोगे m का मान कैसा होगा, आपके लिए 0 होगा। ठीक है, इसी तरह डी एक्स वाई के लिए -1 होगा, इसके लिए +1 का होगा, इसके लिए +2 होगा। ठीक है, सेम टू सेम यही कहानी आप किसमें अप्लाई कर दोगे, f कक्षक में 7 है तो 7 के लिए ये मान इसके ऊपर रख दोगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया भाई कक्षकों की संख्या। ठीक है, इस चीज को पहले लिख लो, फिर आगे एक चीज मैं आपको और बताता हूं। लिखो पहले इसको, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मिटा दें इसको। चलो नेक्स्ट देखना, देखो भाई कोई L का मान देकर पूछ ले अधिकतम कक्षकों की संख्या बताओ, तो कैसे निकालोगे। देखो अधिकतम कक्षकों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम कक्षकों की संख्या होती है 2l+1। क्या होती है, 2l+1, यानी आगे का एक 2 हटा देना पिछले वाले फॉर्मूले में से, 2l+1 अधिकतम कक्षकों की संख्या। ठीक है, जैसे अगर मैं अब तक की बात करूं तो एक, अगर मैं आपको एक जगह सारा सारांश लिख के बताऊं तो हमने ये उपकोष पढ़े थे भाई, और उपकोष में अगर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखूं तो यहां पर s में हमने निकाली थी 2, यहां पर 6, यहां पर कितने 10 इलेक्ट्रॉन, यहां पर कितने 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अभी अभी हमने कक्षकों की संख्या भी निकाली। कक्षक किसको बोलते हैं, ऑर्बिटल्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ऑर्बिटल। अब कक्षकों की संख्या हमने s में देखी थी, कितनी आई थी, 1 आई थी, p में 3 आई थी, d में 5 आई थी, और f में कितनी आई थी, 7 आई थी। तो यहां से मैं कह सकता हूं क्या, कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आधे क्या होंगे, कक्षक होंगे। इलेक्ट्रॉन 2 है, कक्षक 1 है। इलेक्ट्रॉन 6 है, कक्षक 3 है। इलेक्ट्रॉन 10 है, कक्षक 5 है। इलेक्ट्रॉन अगर मैक्सिमम 14 है तो कक्षक कितने हैं, 7 है। यानी कक्षकों की संख्या आपकी जो है वो इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, आधी होगी। ठीक है, अब देखो यहां से भी निकाल सकता हूं मैं। अगर मैं इसके लिए L का मान लिखूं तो क्या लिखूंगा, 0 1 2 3। अब इसके लिए कक्षक का मान निकालो, देखो L का मान 0 रखो, 0 का गुणा 2 से करोगे 0, तो कक्षक की संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी, तो कक्षक 1 हो गया। L का मान 1 रखो, L का मान P के लिए कितना है, 1 है, तो 1 रखो, 2 एकम 2, 2 और 1 जोड़ा कक्षक कितने आएंगे, 3, तो देख लो कक्षक की संख्या 3 है। D का मान 2 रखो, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, तो D के लिए कक्षकों की संख्या 5 है। L का मान 3 रखो, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, तो देखो कक्षकों की संख्या कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लोगे। लिख लो भाई इस फॉर्मूले को भी, एक क्वेश्चन भी करवा देता हूं, चलो साथ के साथ। आपको लिख लिया आपने, देखो अब क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्जाम में, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखना क्वेश्चन, देखो भाई देखो क्वेश्चन देखो, कक्षक पहचानिए या कक्षक का नाम बताइए, कक्षक का नाम बताइए। ठीक है, कौन सा कक्षक है, पर्टिकुलर कक्षक आपको बताना है कि अगर P कक्षक है, P आपका उपकोष है, तो P उपकोष में कितने कक्षक हैं, 3 हैं। कौन कौन से, Px Py Pz। D में कितने कक्षक है, 5 हैं। कौन कौन से हैं, Dxy Dyz Dzx Dx² y² x² माइनस y² और कौन सा है, dz²। ठीक है, अब देखो आपको कक्षक पहचानना है भाई। ठीक है, n के मान दे रहा हूं आपके लिए, l के मान दे रहा हूं और m के मान दे रहा हूं। ठीक है, n का मान है 4 2 3 3, l का मान है 0 1 2 1 और m का मान है 0 -1 0 0। ठीक है, अब इस सब के लिए आपको बताना है भाई कौन सा पर्टिकुलर ऑर्बिटल है आपके पास, ये आप मुझे पहचान के बताओगे। 2 मिनट को रोको, वीडियो को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, और आंसर बताओ, अपनी कॉपी में करो भाई, मैं चल रहा हूं आपका। ठीक है, क्योंकि मैं रुकूंगा तो वीडियो बहुत आपकी
लंबी हो जाएगी। चलें आगे, कर लिया। देखो अब एक चीज आपको याद रखनी है, सिर्फ L का मान 0 1 2 3 4 किसके लिए, S P D F, ठीक है, और G तक तो बात आएगी नहीं, F तक ही काम चल जाएगा अपना, ठीक है। 4 है तो इसको तो एज इट इज पुचुक रख दो यहीं पे, ठीक है, जो मान है। 2 है 2 को एज इट इज रख दो आगे, 3 है 3 को एज इट इज रख दो, 3 है 3 को एज इट इज रख दो, ठीक है। N तो उठा के एज इट इज डाल दो, ठीक है। L का मान 2 है, 0 है, 0 किसके लिए, S के लिए, तो एक अक्षर कौन सा हो गया, 4S। अब आपको पता है M के मान कैसे होते हैं, -L 0 से लेके +L तक, तो L का मान ही अगर 0 है तो M का तो 0 होगा ही, ठीक है ना, क्योंकि 0 में तो कोई प्लस माइनस होता नहीं है, ठीक है, 0 तो 0 ही रहेगा। अब L का मान, N का मान 2 है, L का मान 1 है, 1 किसके लिए, P के लिए, तो कक्षक कौन सा हो जाएगा, 2P हो जाएगा। लेकिन आपको -L भी दे रखा है, तो मुझे पता है कि Px का कुछ हमने रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया था, ये Px है, ये Pz है, ये Py है, यहाँ -x है। हमें याद रखना है Pz के लिए हमेशा कैसा होगा, 0 होगा, ठीक है, क्योंकि z के लिए हमेशा मान 0 रहता है, ये चीज याद रखनी है। इसका रीजन ढूंढने जाओगे कहीं कोई रीजन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। देखो भाई अगला, देखो अगला क्या है आपके लिए, N का मान 3 है, L का मान कितना है, 2 है, तो 2 है तो आप D लिखोगे, 3D हो गया ये। अगला देखो, अगला क्या है इसके लिए, M का मान देख लो, M का मान 0 है तो ये कौन सा है, 3DZ² है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो मान 0 है M का वो किसके लिए होता है, D के लिए होता है, ठीक है। अगला मान है N का कितना है, 3, तो 3 लिख दिया हमने। L का मान कितना है, 1, तो 1 किसके लिए है, P के लिए, ठीक है। और M का मान कितना दे रखा है आपको, 0, तो हमको पता है कि 0 मान किसके लिए होता है, PZ के लिए होता है, तो ये हो गया हमारा 3PZ कक्षक, ठीक है। तो समझ गए कक्षक कैसे पहचानने हैं, इस तरीके से आप कक्षक पहचान लोगे। आगे की बात करते हैं, एक क्वांटम संख्या हमारी और बची है, चक्रण क्वांटम संख्या, इसको भी देखो भाई, ठीक है। देखो नेक्स्ट, चक्रण क्वांटम संख्या नंबर 4, चक्रण क्वांटम संख्या रिप्रेजेंट किससे करते हैं, S से, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी आपको उलेनबेक और गाउडस्मिट, उलेनबेक व गाउडस्मिट, ठीक है। स्पेलिंग आप देख लेना, हिंदी में आप इसी तरीके से इसको प्रोनाउंसिएशन करोगे, ठीक है। क्या बताता है ये, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी देती है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी देती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का चक्रण कितने तरीके से हो सकता है, 2 तरीके से, एक तो क्लॉकवाइज चक्रण हो सकता है या आपका एंटी क्लॉकवाइज चक्रण हो सकता है, ठीक है। क्लॉकवाइज चक्रण यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, और एंटी क्लॉक घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, इस तरीके से, ठीक है ना। देखो इलेक्ट्रॉन आपका अगर एक कक्षक में आपके अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं भाई, 2 आ सकते हैं, ठीक है। तीसरा इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आता, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं आता क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो चक्रण क्वांटम संख्या का मान है वो कितना आता है आपके लिए, +½ तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आता है, -½ आता है। अब इसमें हम कई बार ये कह देते हैं कि क्लॉकवाइज के लिए +½ है या एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ है, ऐसा कह सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर ये चीज सही नहीं है, ठीक है। हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि क्लॉकवाइज के लिए मान +½ है या एंटी क्लॉकवाइज के लिए मान है, या कोई एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, मैं कहूं कि कक्षक के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता कि इस इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये मान आप याद रखोगे कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये बात फिक्स है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए मान कितना होगा, +½ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए मान कितना होगा, -½ होगा, ठीक है। अब देखो अगली बात क्या कहोगे आप, अगली बात क्या कहोगे कि 2 इलेक्ट्रॉनों के अलावा तीसरा इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि जो +½ है वो -½ को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये स्टेबल कंडीशन हो जाती है, ठीक है ना। इस वजह से एक कक्षक के अंदर तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। एक कक्षक के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और उन दोनों का चक्रण कैसा होगा, अलग अलग होगा। अगर एक का चक्रण क्लॉकवाइज है तो दूसरे का चक्रण एंटी क्लॉकवाइज होगा। बात आ गई समझ में। ये क्वांटम संख्या थी आपकी कौन सी, चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। चारों क्वांटम संख्याओं की बात कर ली, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात बताता हूं आपको। लिख लिया,
चलें अब देखो एक क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन, और इसका आंसर आपने बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी मेहनत की है, वो सार्थक हो गई। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छे से ध्यान से समझना। ठीक है, देखो क्वेश्चन, देखो एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए। देखो बेरिलियम के 4th इलेक्ट्रॉन के लिए, बेरिलियम के 4th इलेक्ट्रॉन के लिए सही क्वांटम नंबर का सेट है, सही क्वांटम संख्या का सेट है। ठीक है, अब चारों क्वांटम संख्या दे रहा हूं। ठीक है, अभी तक तो 3 क्वांटम संख्या थी, लेकिन अब चारों पढ़ा दी, चारों की बात कर रहा हूं। ठीक है, S P D F। ठीक है, ये तो कोश हो गया, कोश की बात नहीं करनी है हमें, तो क्वांटम संख्या की करनी है, तो क्वांटम संख्या ले लेते हैं N L M और S। ठीक है, मान दे रहा हूं भाई, देखना। ठीक है, मान देखो 2 1 2 1। ठीक है, और M का मान हो गया यहां 0, यहां मान हो गया इसका 1। ठीक है, और S का मान हो गया आपके लिए हाफ। ठीक है, यहां देखो मान हो गया L का 1, M का हो गया 0 और S का हो गया आपके लिए -हाफ। यहां मान हो गया L का आपके लिए 0, M का भी मान आपके लिए हो गया 0 और इसका भी मान हो गया -हाफ, और इसका मान हो गया 1, यहां पे 0, यहां पे 0 और ये हो गया आपके लिए +हाफ। ठीक है, ये आपके लिए मैंने ऑप्शन दे रखे हैं A B C D, और आप मुझे बताओगे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बेरिलियम के 4th इलेक्ट्रॉन के लिए। खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, 1 2 3 4 चलो। अब बात करते हैं बेरिलियम की, तो बेरिलियम आपका हो गया एटॉमिक नंबर 4th। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां आपको हेल्प करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता, ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, टिक करके उसको देख लेना। बढ़िया, बिल्कुल आसानी से मैंने आपको बता रखा है, किसी भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। बेरिलियम का चौथा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम लिखें तो 1s2 और 2s2, यानी अगर मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो चौथा इलेक्ट्रॉन इधर ही आएगा, 2 तो ये आ गए, तीसरा चौथा कहां आएगा, इधर आएगा। तो जो टोटल कहानी चल रही है वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए चल रही है। ठीक है, अब आपको पता है कि यहां पर लास्ट का जो कक्षक है वो कौन सा है, 2s है, तो n का मान कितना हो गया, 2 हो गया 2s के लिए, और s के लिए l का मान कितना होता है, 0, और आपको पता है जो m का मान है वो l से स्टार्ट होता है, -l से लेके +l तक। तो अगर l का मान ही 0 है तो m का मान भी 0 होगा, और आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है तो जो x का मान है वो कितना होगा, -हाफ होगा। तो यहां पर ये करेक्ट सेट है वो किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। देख लो, n का मान 2, l का मान 0, m का मान 0 और s का मान -हाफ। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो m का मान है वो कहां से, -l, 0 से +l तक जाता है, और l का मान ही 0 है तो काय का -0, काय का प्लस का 0, 0 का मतलब 0। ठीक है, समझ गए बात को, लिख लो भाई इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है भाई, क्वांटम संख्या की सारी जानकारी ले ली। अब काम क्या है, जो कुछ पढ़ा है रिवाइज करो, बढ़िया से क्वेश्चन देखो, कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लो, आपकी जो गाइड आपके पास है गाइड को निकालो, जितने भी प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन है, कहीं भी आपके चाहे नीट वगैरह में आए हुए हैं, जेई वगैरह में आए हुए हैं, क्वांटम संख्या से रिलेटेड कोई सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इस बात की मैं आपको पूरी सेटिस्फेक्शन, पूरा आपको क्या दे सकता हूं, विश्वास दिला सकता हूं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ लिया आपने डिटेल से। चलिए, अब मैंने आपको जैसा बताया कि पूरा एक चार्ट बना दूंगा, इस एक चार्ट के अंदर सारी बातें इंक्लूड कर दूंगा। स्टार्ट करता हूं। मुख्य क्वांटम संख्या जो n से दिखाते हैं, इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम संख्या बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी भाई, बोर्ड ने की थी। एक बार फटाफट देखते हैं इन सारी चीजों को। द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसको प्रदर्शित करते हैं l से, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एजिमुथल क्वांटम नंबर। हिंदी में एक और नाम दिया जाता है इसका, भौम क्वांटम संख्या, और मैं नाम दूं तो सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ठीक है ना, और इसको प्रदर्शित करते हैं एल से। इसकी खोज किसने की थी, सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक ने। आगे चलते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको प्रदर्शित किससे करते हैं हम, एम से। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से, और इसकी खोज की थी लिंडे नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, आगे चलते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको एस से प्रदर्शित करते हैं। कई जगह आपको इधर ऐसे एमएस भी मिल जाए तो घबराना मत। ठीक है, एस से प्रदर्शित करेंगे, और इसकी खोज किसने की थी, उलेनबेक और गाउडस्मिथ ने। किसने की थी, उलेनबेक और गाउडस्मिथ ने। अब जेट में जो पूछा जाता है बार बार लगातार,
हर एक बार, ठीक है, क्या पूछा जाता है, भयंकर ये चीज पूछी जाती है ना, भयंकर क्या, भयंकर स्क्वायर ये चीज पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है कि मुख्य क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करती है, तो आप हमेशा याद रखोगे साइज या आकार को या ऊर्जा स्तर के बारे में कौन प्रदर्शित करती है जानकारी, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या आकार ऊर्जा स्तर को बताती है, दिमाग में बिठा लो, जेट हर बार लगभग इसी को पूछता है। द्विवंशी क्वांटम संख्या किसको बताती है, आकृति को। आकृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, शेप कहते हैं, आकार साइज, आकृति शेप, ठीक है। तो आकृति शेप को कौन बताता है, द्विवंशी क्वांटम संख्या। आगे चलता हूं, चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको बताती है, त्रिविम अभिविन्यास को। अभिविन्यास दिमाग में घुसा लो, अभिविन्यास कहीं भी आ जाए तो अभिविन्यास समझ जाना चुंबकीय क्वांटम संख्या बताएगी, ठीक है। अभिविन्यास कौन बताएगी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। साथ में एक चीज और याद रखना, कक्षकों की संख्या का निर्धारण भी, कि उपकोष के अंदर कितने कक्षक होंगे। उपकोष कितने होते हैं भैया, 4 उपकोष होते हैं। ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं सभी तत्वों को 4 उपकोष के अंदर बांट दिया, एस, पी, डी और एफ। कितने उपकोष, 4 उपकोष, एस, पी, डी, एफ। तो एस के अंदर कितने कक्षक होने चाहिए, पी के अंदर कितने, डी के अंदर कितने, एफ के अंदर कितने, इसके बारे में जानकारी देती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। और इसने बता भी दिया, एस में 1 कक्षक, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। और अगर आगे जब भविष्य में, जब अभी तो नहीं है लेकिन भविष्य में जब तत्व खोजे जाएंगे तो वो किसके आगे के ब्लॉक में आएंगे, तो जी ब्लॉक में कितने कक्षक होंगे, 9 कक्षक होंगे, ठीक है। आगे चलता हूं बात, चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताएगी। इलेक्ट्रॉन का चक्रण 2 तरीके से हो सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक है। एक का अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, माइनस हाफ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, ये किसके बारे में, कोश के बारे में आपको बताती है। अभी बता दिया, ऊर्जा स्तर कोश बातें की है। KLMN से प्रदर्शित कर रहे थे बोर मॉडल में, n बराबर 1 2 3 4। याद रखें, n का मान कभी भी 0 नहीं होगा, n का मान कभी भी 0 नहीं होगा। n का मान 1 से लेके अनंत तक जाएगा, 0 कभी नहीं होगा। इस बात का याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि 0 ये तो कुछ एनर्जी लेवल ही नहीं है भैया, उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, 0 एनर्जी लेवल थोड़ी, 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक जाएंगे, ठीक है। आगे बात करता हूं, ठीक है, 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक चलेंगे। आगे चलते हैं, L के मान, ये फॉर्मूला याद रखना, 0 से n-1 तक जाते हैं। L के मान कहां से जाएंगे, 0 से n-1 तक जाएंगे, ठीक है। M के मान -L, 0 प्लस L तक, यानी n के मान से L मिला और L के मान से क्या मिला, M, -L, 0 प्लस L तक जाएंगे, ठीक है। और यहां तो मैंने आपको चीजें बता दी, और 1 2 बातें और देखते हैं, ठीक है। L बराबर 0 हो तो कौन सा उपकोष, S, ठीक है। ऐसे लिख देना 0 1 2 3 4 और फिर इसके नीचे S P D F बारी बारी से लिख देना, ठीक है। और अगर L बराबर 4 हो तो कौन आ जाएगा, G। L बराबर 5 हो तो आगे कौन सा ब्लॉक आएगा, H, ठीक है। वो याद रखना, आपके इतना लेवल जाएगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा F तक जाएगा, ठीक है। F से ऊपर भी नहीं जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी आपको G तक की बात बता दी। आगे चलते हैं, उपकोष की बात करें, उपकोष कौन कौन से, S P D F G। तो इनमें कक्षक की संख्या अभी अभी हमने देखी। एक चीज और, नीचे देखो, यहां पर मैंने 2 फॉर्मूले आपके लिए लिख रखे हैं। ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, ये आपको फॉर्मूले पूछेगा, इनसे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा आपके लेवल तक, केवल फॉर्मूला आपको पूछ सकता है जो मैंने लिख दिए हैं। कक्षक कोणीय संवेग, ठीक है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला क्या है, h/2π √L L+1, ठीक है। फॉर्मूला सेम टू सेम है, किसके लिए, चक्रण के लिए। आपको याद होना चाहिए, चक्रण को हम प्रदर्शित करते हैं S से, तो जहां L है वहां क्या कर देना, S, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा, h/2π √S S+1। कुछ बातें और इनसे रिलेटेड, इन तीनों चीजों को याद रखोगे। N और L के मान कभी समान नहीं हो सकते, यानी मैं कहूं कि क्या 3F होगा, नहीं होगा। मैं कहूं आपसे क्या 3F होगा, आप कहोगे कि सर बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, N का मान आगे मिलता है, N का मान कितना दे रखा है यहाँ 3, और F के लिए L का मान देखूं तो F के लिए L का मान भी कितना होता है, F के लिए L का मान भी कितना होता है, 3। और आपको पता है N और L का मान कभी भी समान नहीं हो सकता, यानी 3F कक्षक संभव नहीं हो सकता। समझ गए इस बात को। आगे चलते हैं, L के मान हमेशा N से कैसे होंगे, कम होंगे। जैसे आपने देखा कि क्या 3D बनता है, बिल्कुल बनता है। तो इसमें N का मान कितना है बताओ, 3, N का मान कितना है, 3। और D के लिए अगर मैं L का मान देखूं, D के लिए L का मान देखूं तो L का मान कितना है, 2। तो देखो 3D बनता है क्या, बिल्कुल बनता है, यानी L का मान हमेशा आपको N से कैसा मिलेगा, कम। आपसे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नहीं बनेगा, तो देख लेना N और L का मान क्या बराबर दे रखा है, नहीं बनेगा।
L का मान क्या n के बराबर या उससे ज्यादा दे रखा है, नहीं बनेगा। ठीक है, L का मान हमेशा n से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, जितने m के मान दे रखे हैं, जितने m के मान दे रखे हैं, m का मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या, उतने ही कक्षक संभव हैं। ठीक है, क्वेश्चन दूंगा आगे, ध्यान रखना। आपको बोले कि निम्न क्वांटम संख्या दे रखी है, n बराबर 3, L बराबर 2, m बराबर -1, बताओ कितने कक्षक संभव होंगे। तो आपको सीधा जब भी कक्षक बोले सीधा देखना क्वेश्चन में m के मान कितने दे रखे हैं। अगर उसने क्वेश्चन में केवल एक मान दे रखा है, m बराबर +1 दे रखा है, तो कितना कक्षक संभव होगा, 1। वो बोल दे कि m के 2 मान दे रखे हैं, +1 दे रखा है, 0 दे रखा है, कितने संभव होंगे, 2 संभव होंगे। यानी जितने m के मान दे रखे हैं उतने ही कक्षक संभव करने हैं आपको। ठीक है, समझ गए इस बात को। आई थिंक मैंने आपको क्वांटम नंबर्स बहुत डिटेल से पढ़ा दिए हैं। एक बार इतनी बातें आप लिखो। ठीक है, लिखो भाई इतनी बातें। ठीक है, आज लाइट बहुत परेशान कर रही है। चलिए कोई बात नहीं, लिख लिया होगा आप सब ने, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना इतनी बातें। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगले लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन मैं आपको एक वीडियो के अंदर लेके आऊंगा। वीडियो को शेयर करो भाई, ठीक है ना। आपके लिए बहुत मेहनत हो रही है और इस मेहनत को साकार आप ही करोगे। ठीक है, आप सभी को पता है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक और एक मिल जाए तो 11 की ताकत होती है, और मेरी ताकत आप है। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को शेयर करो, स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।